नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की। अपनी हार के डर से खुद की विधानसभा यानी राव तक सिमटे जीतू जिराती को संगठन फिर 9 माह के लिए मोर्चा का कार्यकारी अध्यक्ष बना सकता है। इस सुर्खी के बाद पार्टी के युवा इकाई में खुसुर फुसुर शुरू हो गई है। पार्टी के युवा तुर्क ही अपने बड़े नेताओं को इस निर्णय को संगठन के लिए घातक करार दे रहे हैं। खास बात तो यह भी है कि यदि ऐसा हुआ तो मोर्चा एक विधानसभा तक सिमट कर रह जाएगा और पूरा प्रदेश मोर्चा विहीन कहलाएगा। ऐसे में पार्टी युवा मतदाताओं को कैसे आकर्षित करेगी, ये तो पार्टी को सोचना ही पड़ेगा। मिशन 2013 वो साल जब बीजेपी को हर कदम फूंक फूंक कर उठाना है। संगठन में अभी बदलाव की बेला है और कुछ निर्णयों पर युवाओं की सबसे ज्यादा और सीधी निगाह है। पहले से पार्टी के एक असल युवा का हक मारकर प्रदेश अध्यक्ष बने जिराती को एन चुनाव के वक्त दोबारा 9 माह के लिए दायित्व देने की बात की जा रही है। हालांकि संगठन के गलियारों में ये सुर्खी महज एक पासा हो सकती है जिससे असल नाम तक पहुंचा जा सके। जिराती अब 40 के हो चले हैं और अपनी विधानसभा में सक्रिय होना चाहते हैं। वो मोर्चा के कार्यक्रमों के चलते खुद की जमीन कमजोर कर बैठे हैं। अब वो सारे बड़े नेताओं को यही समझाते दिखाई देते हैं, ना बाबा अब मोर्चा ना। वैसे जिराती के स्थान पर इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव के पुत्र अखिलेश भार्गव का नाम राजधानी में जोर शोर से लिया जा रहा है। भार्गव के अलावा एक नाम और है जो युवा मोर्चा की कमान संभालने के लिए सांसद सुमित्रा महाजन के भरोसे हैं। दरअसल खास बात तो ये है कि यदि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिराती के माथे संगठन ने जिम्मेदारी की तो वो राव तक सिमट कर रह जाएगी। साथ ही 35 से अब 40 के हो चुके जिराती को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया तो असल दावेदार दुखी होकर घर बैठ जाएंगे। पूरे प्रदेश में युवा नेतृत्व विहीन हो जाएंगे। राजधानी से लेकर प्रदेश के हर गलियारे में अब नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की ताजपोशी का इंतजार हो रहा है। साथ ही इंतजार हो रहा है तो युवा आयोग के अध्यक्ष के नाम की घोषणा का। तो जरा संभल कर, आपका मुकाबला इस बार युवाओं से होने को है। ऐसे में घर बैठे युवाओं को साफा न बांधो, कदम लड़खड़ा जाएंगे। आरएसएस के सर संघचालक का ये कहना 100% सही है कि पलटा मारो सब ठीक रहेगा। जी हाँ, बीजेपी नेता अब कांग्रेस की संस्कृति को पाल पोस कर बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस है कि बीजेपी नेताओं से सादगी भरा व्यवहार कर रही है। खास बात तो ये भी है कि इस बार बीजेपी से जुड़े के गोयल के यहाँ हो रहा उनके सुपुत्र का विवाह समारोह बीजेपी दफ्तर के गलियारों में चर्चा का विषय बन बैठा है। गोयल साहब के यहाँ होने वाले महिला संगीत में नेहा धूपिया आकर्षण का केंद्र बिंदु रहेगी। मतलब समझ गए ना, ठुमके लगना तय है। स्वदेशी विचारधारा वाली पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। पार्टी के कई नेता हैं जो आज भी सादगी और परंपराओं में बंधकर हर रीति रिवाजों को पूरा करते हैं। लेकिन पार्टी से जुड़े कुछ लोग हैं जो सत्ता के मद में डूबे डूबे से नजर आते हैं। इस बार बीजेपी दफ्तर के गलियारों में के गोयल के यहाँ हो रहे विवाह समारोह की चर्चा है। गोयल ने आमंत्रितों की सूची में उन्हीं को शामिल किया है जो उनके जैसी दौलत और शोहरत रखते हैं। ऐसे में गर्दिश के साथ ही रहे शुभ चिंतकों का पेट दुखना तय है। बीजेपी के गलियारों में वो चर्चाएं की जा रही है जिससे ये बात सच लगे कि देखिए, बीजेपी से जुड़े लोगों यानी के गोयल जैसे लोग विरोधी पार्टी की संस्कृति को कैसे अपना रहे हैं। गोयल अपने सुपुत्र का विवाह समारोह ऐसे चूना लगाने वालों के नक्षत्र गार्डन में कर रहे हैं जिन्होंने कई बैंकों को एक दो नहीं पूरे 3,500 करोड़ रुपए का भारी भरकम चूना लगाया है। अब 21 जनवरी को होने वाले महिला संगीत के आयोजन में इसी गार्डन में नेहा धूपिया शिरकत करेंगी और फिर लगेंगे नेहा के जबरदस्त ठुमके। नेहा धूपिया संगीत समारोह का आकर्षण होंगी और यही बात गलियारों की चर्चा का विषय बन गई है। गोयल के इस पारिवारिक आयोजन को कांग्रेस की संस्कृति नाम दिया जा रहा है जो अब बीजेपी नेताओं के घरों तक पहुंच चुकी है। जबकि बेचारे कांग्रेसी 9 साल से सत्ता से बाहर होने की वजह से सादगी से भरे भरे नजर आ रहे हैं। वाह क्या बात है गोयल साहब, यानी के आप भी सुर्खी में तो आ ही गए, फिर नेहा की बदौलत ही क्यों नहीं। बीजेपी नगर अध्यक्ष का फैसला माह के अंतिम दिनों में होने को है। कौन होगा बीजेपी नगर अध्यक्ष, इसे लेकर एक बार फिर गहन गंभीर चर्चाओं का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। पार्टी के गलियारों में ये अटकलें लगाई जा रही है कि अध्यक्ष के नाम को लेकर किस नेता की चलती है, क्योंकि इस बार जिस नेता की चलेगी उसी का अध्यक्ष हो जाएगा।
प्रदेश भर के दर्जन भर बीजेपी नगर अध्यक्षों के नामों की घोषणा अब प्रदेश के टीम लीडर नरेंद्र सिंह तोमर को करना है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम तोमर के माथे यही है। इससे पहले संगठन चुनाव रायशुमारी और आपसी तालमेल से हो चुके हैं। सबसे खास बात तो ये है कि बीजेपी के बचे यानी 12 नगर अध्यक्षों के नामों को घोषित करना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी आसान काम नहीं है। तोमर ने संभागीय बैठकों के माध्यम से अलग अलग नगरों के ताजा हालात पर एक बार नजरें इनायत कर ली हैं। तोमर ये भी भांप चुके हैं कि किस नगर में कौन सा वो नाम है जिसे वो हरी झंडी दे सकते हैं। मिशन 2013 को देखते हुए इंदौर नगर अध्यक्ष का नाम तय करना बेहद मुश्किल काम दिखाई दे रहा है। नगर को ऐसा नाम चाहिए जो पार्टी के लिए लाभकारी होने के साथ साथ ही सभी बड़े नेताओं की पसंद हो। अब तक जितने भी नाम नगर अध्यक्ष पद के लिए लिए गए हैं उनमें ऐसा सर्वमान्य नाम नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मौजूदा कार्यकारिणी अध्यक्ष को वैकल्पिक तौर पर लिया जा रहा है। अब पार्टी के गलियारों में वो चर्चा भी की जा रही है जिनके चलने मात्र से उनके खेमे का अध्यक्ष बन सकता है। वैसे जिस तरह से जिला अध्यक्ष के नाम को लेकर बड़े नेताओं ने कोई प्रतिष्ठा नहीं बनाई, कमोबेश नगर अध्यक्ष को लेकर भी कोई विशेष जिद नहीं होगी। फिर भी पार्टी हलकों में चर्चा ये है कि खुद नरेंद्र सिंह तोमर की चली तो गोपी कृष्ण नेमा के सिर नगर अध्यक्ष का ताज पहनाया जा सकता है। नेमा के अध्यक्ष बनाए जाने से ताई को कुछ हद तक राहत मिलेगी। साथ ही विधानसभा चुनाव में 3 नंबर से सीधे एक दावेदार कम हो जाएगा। और कभी ताई की चली तो ताई ललित पोरवाल का नाम आगे कर देगी। हालांकि ये नाम ताई को छोड़ पूरी पार्टी को मंजूर नहीं है, क्योंकि पार्टी में पोरवाल विरोधियों की कमी नहीं है। इसी तरह अन्य 2 नामों में कप्तान सिंह के समर्थक मुकेश राजावत और सर्वमान्य नगर अध्यक्ष के रूप में शंकर लालवानी का नाम शामिल है। लालवानी पहले प्रभात झा के करीब दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके बारे में ज्यादा बहस इसीलिए नहीं होती है क्योंकि वो अंदर के सभी के साथ नजर आते हैं। इस नेता को फिलहाल विधायक रमेश मेंदोला के साथ देखा जाता है, लेकिन इस अर्थ में ये भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उन्हें कैलाश विजयवर्गीय विरोधी ताई ने दरकिनार कर रखा है। शंकर आज्ञाकारी लीडर के रूप में सबके हैं और चुनावी साल में ऐसे नेता को फिर जिम्मेदारी मिल सकती है। इंदौर नगर निगम के मास्टर कर्मी पूरे 7 दिनों की हड़ताल के बाद ये कहते हुए काम पर लौट आए हैं कि मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो फिर आंदोलन पर चले जाएंगे। हालांकि मेयर का 2 नंबरी फार्मूला इस मामले में काम आया और हड़ताल टूट गई। मेयर कृष्ण मुरारी मोघे कुशल संगठक हैं। ये बात बीजेपी के साथ साथ दीगर राजनीतिक संगठन भी बखूबी जानते और समझते हैं। कभी पार्टी के संकट मोचक रहे मोघे इस बार खुद संकट में आ गए थे। मामला 7 दिनों से चला आ रहा मस्टर कर्मियों के आंदोलन से जुड़ा हुआ था। लाख कोशिशों के बाद भी मस्टर कर्मियों का आंदोलन स्थगित होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी नियमितीकरण की मांग को लेकर हो रहे अनियमित आंदोलन को तोड़ने की जिम्मेदारी मिली 2 नंबरी खेमे के तेज तर्रार कहे जाने वाले सभापति राजेंद्र राठौर और MIC सदस्य बनाम अपने जमाने के पहलवान मुन्ना लाल यादव को। सभापति राठौर और MIC सदस्य यादव ने बारी बारी से आंदोलनकारियों से चर्चा की। इसी चर्चा का लाभ मिला और कुछ आंदोलनकारी माने तो कुछ ने विरोध के स्वर बुलंद ही रखे। बस इसी कारण एकजुट कहे जाने वाले आंदोलनकारी अंदर अंदर ही बंट से गए। जब इस बात की जानकारी खुद आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कम्युनिस्ट लीडरों को मिली तो वे सीधे हड़ताल तोड़ने पर राजी हो गए। हालांकि मेयर साहब ने इस मामले में मस्टर कर्मियों के सामने स्वयं की उन भावनाओं का जिक्र किया जो वो करना चाहते थे। हालांकि इससे पहले सभापति राजेंद्र राठौर और MIC सदस्य मुन्ना लाल यादव ने आंदोलन को हल्का करने का काम किया। अब मोघे जी के 3 साला जश्न पर मंडरा रहा ग्रहण हट गया है। मस्टर कर्मियों के आंदोलन को अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने उठाया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि चुनावी साल में इन मस्टर कर्मियों का कुछ भला हो जाए। और अंत में बात करते हैं DIG की। नवागढ़ DIG यानी राकेश गुप्ता इंदौर आए और पदभार ग्रहण कर लिया, लेकिन सफलता के मामले में फिर नए साहब के सामने क्राइम ब्रांच ही आगे आई। हालांकि मामला DIG लायक तो नहीं था, लेकिन क्राइम ब्रांच ने एक छोटे मामले में कॉन्फ्रेंस करवाकर साहब का खाता खुलवा दिया। अब DIG कार्यालय के गलियारों में इस सिंगल कॉलम आइटम की चर्चा हो रही है। वैसे तो क्राइम ब्रांच को धाय यानी हत्या के मामले में कॉन्फ्रेंस करवानी चाहिए थी। आखिर नवागढ़ DIG की आमद के साथ गोलियां चलाकर सलामी भी तो हत्यारों ने ही दी थी, न कि वाहन चोरों ने। तारीख 17 जनवरी 2013
वार गुरुवार और समय दिन के 11 बजे का। ये वही मुहूर्त वाला समय था जब डीआईजी राकेश गुप्ता ने इंदौर शहर के डीआईजी का पदभार ग्रहण किया। डीआईजी दिन भर बैठकों के साथ साथ बधाइयों से भरे फोन कॉल्स अटेंड करते रहे और उनकी ज्वाइनिंग के 9वें घंटे में ही स्वस्तिक नगर में एक युवक को गोलियां दागकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा देहात में भी खून बहा। खैर छोड़िए, अब ये तो इंदौर की परंपराओं में शुमार होने लगा है। जब जब नए अधिकारी आमद देते हैं तब तब अपराध और अपराधी सिर उठाते हैं। ऐसे में खबर नवीस एक ही हेडलाइन बनाते हैं, नए साहब को मिली सलामी। वैसे नए डीआईजी ने अपनी नई पारी के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्राइम ब्रांच के भरोसे कर डाली है। डीआईजी कार्यालय के गलियारों में अब इस बात की चर्चा है कि मामला बेहद हल्का था। वाहन चोरों की गिरफ्तारी, वो भी सिंगल कॉलम आइटम, कुछ जमा नहीं। क्राइम ब्रांच चाहती तो धाएं यानी गोली मारकर मौत के घाट उतारने वाले अपराधियों को पकड़ती और मामले का पर्दाफाश कर नए साहब का खाता खोलती। आखिर नए साहब को सलामी भी तो हत्यारों ने दी है, कोई वाहन चोरों ने तो दी नहीं। खैर ये भी छोड़िए, क्राइम ब्रांच ने वाहन चोरी के एक मामले में बड़े साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर खाता तो खोल दिया है, लेकिन साहब के चाहने वालों को ये कुछ रास नहीं आया। क्राइम ब्रांच को चाहिए कि अब ठक्कर दंपति हत्याकांड में कुछ कर गुजरे और अपनी हल्की पहचान को कुछ दमदार पहचान में बदल डाले, क्योंकि जब से वाहन चोरी की कॉन्फ्रेंस डीआईजी साहब ने ली है तब से ऐसा लग रहा है मानो क्राइम ब्रांच ने खुद का काम डीआईजी साहब से करवा लिया। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।